हेलो दोस्तों। 30 जनवरी के न्यूज़ डिस्कशन में स्वागत है। तो आज के हम सबसे इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स होंगे वो देखेंगे। पहला जो न्यूज़ है वो है इथेनॉल को लेकर। तो सरकार ने क्या किया है, कैबिनेट ने, कि इथेनॉल की जो खरीद होती है उसके मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दे दी है। मतलब हम इथेनॉल को जो सरकार खरीदेगी वो कुछ रुपए महंगा खरीदेगी। अब ऐसा क्यों हुआ है? तो सरकार का इथेनॉल ब्लेंडिंग एक प्रोग्राम है। उसके तहत सरकार का लक्ष्य है कि 2025-26 तक 20% का लक्ष्य पूरा होना चाहिए, जो कि पिछले वर्ष क्या था, 18% का हम कर रहे हैं अभी। तो 20% अब इसका लक्ष्य क्या है ब्लेंडिंग का, कि जो पेट्रोल होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, डीजल की बात नहीं कर रहे, पेट्रोल का 20% क्या होगा, इथेनॉल होना चाहिए मिला हुआ उसमें। अब इथेनॉल क्या है और क्यों मिलाते हैं इसे, ये समझते हैं। तो इथेनॉल एक बायोफ्यूल होता है। अब बायोफ्यूल क्या होता है, तो नाम ही है बायो, मतलब जो बायोलॉजिकल चीजें होती हैं, बायोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ, जो पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं उनसे सड़ने गलने से इथेनॉल बनाया जा सकता है। तो ऐसा कोई भी फ्यूल होता है वो बायोफ्यूल कहलाता है। अब मेन है कि जो इथेनॉल होता है वो क्या होता है। तो इथेनॉल एक बायोफ्यूल है, ये हमें समझ में आया, जो कि मक्का हुआ, बाजरा हुआ, मक्का गेहूं, स्पेशली मक्का गेहूं और चीनी, और चीनी के अलावा चीनी का मतलब सीरा जो होता है, इनसे तैयार किया जाता है। तो मक्का गेहूं और सीरा से ये तैयार किया जाता है। और इथेनॉल को ही तो हम पढ़ते हैं, ये एल्कोहल होता है। तो इथेनॉल ही एल्कोहल होता है, मतलब इथेनॉल क्या होता है, शराब भी होता है। अब इसी इथेनॉल को पेट्रोल में सरकार मिलाती है। अब सरकार का मिलाने का अर्थ क्या है, कि सरकार का जो 20% का लक्ष्य है, इससे क्या होगा, कि हम जो कच्चे तेल की आयात करते हैं सऊदी वगैरह देशों से, वो आयात घट जाएगा। और इथेनॉल का एक लाभ और है कि जो जब पेट्रोल में मिलता है तो अच्छे से जलता है। और इथेनॉल डीजल पेट्रोल की अपेक्षा पर्यावरणीय प्रदूषण भी कैसा करता है, कम करता है। तो पर्यावरणीय समस्याएं भी कम होंगी। अब सरकार ने जो अभी रेट बढ़ाया है वो किस पे बढ़ाया है, जो इथेनॉल के दो मतलब प्रकार हैं इथेनॉल बनाने के लिए जो सीरा यूज किया जाता है। एक हैवी सीरा सी प्रकार का है और एक बी प्रकार का है। तो बी वाले का 60 रुपए, 60.73 रुपए प्रति लीटर सरकार लेगी, और 57.97 ये होगा जो सी टाइप का सीरा होगा। मतलब सीरा मतलब जो चीनी से बनता है, गन्ने से, उसके अलग अलग दो रेट हैं, तो उन पे 3% की वृद्धि की है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। और ये वृद्धि के लिए जो कार्यक्रम आया है अभी, जो मूल्य वृद्धि, वो 1 नवंबर 2024 से अभी लागू चल रहा है। और कब तक चलेगा, 31 अक्टूबर 2025 तक। तो हमने क्या जाना, 25-26 तक का जो लक्ष्य है वो 20% का लक्ष्य है। 18 के आसपास हम मिश्रण कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य जो है, मतलब जो 3% महंगा अभी खरीदेगा सरकार, वो 1 साल तक अभी ये चलता रहेगा। और इथेनॉल क्या है, बायो फ्यूल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, मेन चीज है। अभी इथेनॉल का मिश्रण हमारा 20% पहुंचा नहीं है। तो ये देखा। अगला है राजेश निर्वाण को लेकर। ये BCAS के महानिदेशक बने। ये क्या है, ब्यूरो ऑफ, तो ये क्या है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। एविएशन सेक्टर मतलब जो होता है ये पर यान वाला, जो हवाई जहाज वगैरह प्लेन उड़ते हैं वो होगा। तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के महानिदेशक बने हैं राजेश निर्वाण। क्या करेंगे वो, हवाई अड्डे, हवाई यात्रा की सुरक्षा बढ़ानी है बस इन्हें। तो हवाई यात्रा और हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए बने हैं राजेश निर्वाण। तो ये क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ऐसे याद कर लो, ये क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। अच्छा। उसके बाद है कोल इंडिया। कोल इंडिया भारत के 50 शीर्ष बेहतरीन कार्यस्थल में शामिल हो गया है। तो कोल इंडिया लिमिटेड है वो ग्रेट प्लेस टू वर्क, मतलब यहाँ पे काम करना काफी अच्छा है। तो ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा जो एक संस्था है, उनके द्वारा 50 शीर्ष जो स्थल हैं उनमें शामिल कर दिया गया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये कंपनी पहले भी हो चुकी है इसमें शामिल। तो ये कोल इंडिया के बारे में। अब थोड़ा कोल इंडिया का हिस्ट्री भी तो देख लेते हैं। तो कोल इंडिया भारत के कुल कोयला का 80% उत्पादन करता है। तो बहुत ज्यादा हो गया ना, नाम ही है कोल इंडिया। तो इंडिया का पूरा कोयला कोल इंडिया ही उत्पादित करता है। तो 80% ज्यादा हो गया इसका। तो 80% यही करता है, ऐसे पेपर में पूछ लेगा तो ये बात सही होगी। गठन कब हुआ था, 1975 में हुआ था। मतलब इंदिरा गांधी के समय ही इसका गठन हुआ था। क्यों, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें पूछा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, तो उस टाइम हैवी इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ये नहीं हुआ था उस टाइम। कोल इंडिया लिमिटेड का गठन सरकार ने कब किया था, 1975 में किया था। तो ये याद रखना। इसका मुख्यालय कहाँ है। अब कोयला भारत के किस एरिया में मिलता है ज्यादा, इस एरिया में, बेल्ट में मिलता है। तो इसका मुख्यालय है वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना चारों तरफ। तो ऐसे याद कर लेना इसका मुख्यालय, क्योंकि कई बार वो मैचिंग में दे देता है
कोल इंडिया, ओएनजीसी, घेल बेल उनके मुख्यालय दे देगा। तो एक दो के याद रहेंगे तो उससे हो सकता है। तो कोल इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता वाले एरिया में। तो ये देखा। तो ग्रेट प्लेस टू वर्क है कोयले में काम करना, कोयले कोल इंडिया में। उसके बाद है नेशनल क्रिटिकल मिनरल को मंजूरी दे दी गई है। उद्देश्य क्या है? भारत के जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उनका उत्पादन बढ़ाना है। महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन बढ़ाना। महत्वपूर्ण खनिज का क्या अर्थ होता है कि वर्तमान में क्या है, तकनीक होती है, डेवलप कर रहे हैं। उन तकनीकों में कई सारे उपकरण यूज होते हैं और उन उपकरणों को बनाया जाता है कुछ क्रिटिकल मिनरल से, जैसे कि चिप बनानी हो, मोबाइल की कोई चीज बनानी हो, मान लो उसमें सर्किट वगैरह, उन सब के लिए कुछ मिनरल्स यूज होते हैं, उन्हें कहा जाता है क्रिटिकल मिनरल। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, मान लो लिथियम को ले लें। तो लिथियम हुआ, कोबाल्ट हुआ, निकेल हुआ। अब इनका यूज हम देखते हैं, डेली यूज करते हैं इनका, मतलब डेली मतलब हम डेली लाइफ में, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, अब फोन में ये सारी चीजें यूज होती हैं। बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सारी में ये क्रिटिकल मिनरल से बने उत्पाद तैयार होते हैं। अब होता क्या, हम ज्यादातर क्रिटिकल मिनरल का आयात करते हैं। तो सरकार का ये कहना है क्यों ना हम इनका उत्पादन करने लगे, तो हमारी विदेशी निर्भरता को कम कर दिया जाएगा। तो सरकार ने अभी 24 अपने यहाँ क्रिटिकल मिनरल की अभी खोज की है। खोज का मतलब क्या है, हमने लिस्ट में तो कई सारे होते हैं, हमने 24 को महत्वपूर्ण खनिज माना है। तो अगर पूछ ले महत्वपूर्ण खनिज में 24 हमने माने कि हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, और उनके लिए 6 वर्ष का मिशन मोड चलाया है। तो ये भी पूछ लेगा 4 वर्ष का चलाया, 5 वर्ष का चलाया, 6 वर्ष का चला। तो ऐसे याद कर सकते, 2030 तक है। तो 2030 तक तो 6 वर्ष हो जाएंगे। तो 6 वर्ष का चलाया है 24 से ये। अब उसके बाद क्या है कि रणनीति देखें तो खनिज का आयात हमने देखा, बाकी सारे क्षेत्रों में ये टेक्नोलॉजी जब चिप वगैरह होंगी तो सारे लक्षित क्षेत्र पूरे हो जाएंगे। मिशन के लिए फंड कितना दिया गया? तो 16,300 करोड़ रुपए फंड दिया गया है। उसके बाद है छावा। छावा एक फिल्म है जो मराठी फिल्म है, मतलब मराठी पूछ लेगा पहला। और इसमें एक विवाद हुआ है, वो हुआ है महाराजा, जो मराठा महाराजा थे, मतलब मराठा सरदार संभाजी महाराज के लिए। तो संभाजी जो महाराज थे, 1657 से इन्होंने, मतलब 1657 के बाद से ये फेमस, मतलब फेमस का मतलब है मराठा साम्राज्य के प्रमुख हुए। इनको इस फिल्म में लोजिम नृत्य करते दिखाया गया है, जो कि एक पारंपरिक नृत्य है, जो कहाँ का, महाराष्ट्र का। और जो उत्सव और शारीरिक व्यायाम के लिए ये होता है, प्लस ये गणेश चतुर्थी और शादियों में भी होता है। तो ये महाराज को करते दिखा दिया। इस वजह से मराठी लोगों में क्या हुआ, ये कहा कि ये ऐतिहासिक छेड़छाड़ है। तो इस वजह से ये क्या हुआ है, विवाद उठ गया है। तो छावा फिल्म को लेकर विवाद उठ गया है। तो जो संभाजी महाराज थे, ये छत्रपति शिवाजी के कौन थे, बेटे थे। तो ये याद रखना है। तो जो संभाजी थे वो छत्रपति शिवाजी के क्या थे, बेटे हुआ करते थे, संभाजी। तो ये याद रखना, ये 1661 मतलब 57 में तो जन्म ही हुआ था, 81 में ही इन्होंने सत्ता संभाली थी। तो छावा याद रखना है। एक तो छावा शब्द क्या है, और एक क्या याद रखना है, लोजेम नृत्य क्या है। तो गणेश चतुर्थी और ऐसे उत्सवों पर ये होता है। उसके बाद देखते हैं कि इसरो ने तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी है। अब लॉन्च पैड का क्या मतलब होता है, जैसे इसरो का हम देखते हैं कि जो लॉन्च व्हीकल लगे होते हैं, जैसे मान लो पीएसएलवी, जीएसएलवी जो खड़ा होता है यहाँ पे, यहाँ से लॉन्च किया जाता है ये, वो एरिया को लॉन्च पैड कहते हैं। अब ऐसे हमारे पास दो लॉन्च पैड पहले से थे श्रीहरिकोटा में, अब एक तीसरा लॉन्च पैड बनाया गया है। तो इसरो ने तीसरा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में बनाया गया। उद्देश्य क्या है, जो नए लॉन्च वाहन है उन्हें लॉन्च करना, साथ ही मानव अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च करना। मानव अंतरिक्ष मिशन का मतलब गगनयान जो भारत का है वो, प्लस नई जनरेशन, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल के लिए एक अच्छा क्या करना है, क्षमता बढ़ानी है इसकी। तो ये एक इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पे जो पहला लॉन्च पैड हमारा था वो FLP नाम से है, पहला लॉन्च पैड। फिर दूसरा सेकंड वाला था SLP, अब ये थर्ड हो गया है। इसका उपयोग PSLV और GSLV लॉन्च व्हीकल में किया जाएगा। तो ये याद रख सकते हैं। अगला है इसमें, और इसके लिए जो समय परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, 4 साल में ये पूरा होगा। तो ऐसा नहीं है एकदम से इसे पूरा कर देंगे, कब तक, 4 साल में होगा। और 4 साल है और 4,000 करोड़ रुपए हैं लगभग। तो ये याद कर सकते हैं। उसके बाद जो LG, अपने LG मतलब उपराज्यपाल, तो राज्यपाल जो है, मतलब उन्हें क्या क्या है, जम्मू कश्मीर का महाराजा हरि सिंह अवार्ड मिला है। तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, मतलब जिन्हें LG कहते हैं यहाँ पे, उन्हें महाराजा हरि सिंह पीस एंड हार्मनी अवार्ड मिला है। तो महाराजा हरि सिंह अवार्ड पूछा जाएगा,
पीस एंड हार्मनी, तो याद भी रह सकते हैं ना, महाराजा हरि सिंह को हम पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर के इतिहास में, तो यही है। तो हरि सिंह ही हुआ करते थे जिन्होंने 1947 के बाद मतलब भारत में जुड़े रहने का जो निर्णय लिया था, वो महाराजा हरि सिंह ही हुआ करते थे। तो उनके लिए सामाजिक सद्भाव और शांति के लिए क्या होता है, सामाजिक सद्भाव और शांति के लिए अवार्ड दिया जाता है हर साल, योगदान जो लोग देते हैं उनके लिए। अगला देखें गणतंत्र दिवस। तो 26 जनवरी को दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस की पूरी टुकड़ियां निकाली गई थी, ऐसी झांकियां ये निकाली गई थी, उन झांकियों को पुरस्कृत किया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ सैन्य झांकी जो थी वो जम्मू कश्मीर की राइफल्स की थी। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि सैन्य में जम्मू कश्मीर में ही सेना की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो जम्मू कश्मीर राइफल्स को सबसे सैन्य टुकड़ी में माना था। पर सर्वश्रेष्ठ जो अन्य बलों की टुकड़ी, मतलब ये तो इनकी हो गई कश्मीर राइफल्स की। अब उसके बाद है सीएपीएफ या अन्य मार्चिंग टुकड़ी में दिल्ली पुलिस जो थी उसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया। तो सीएपीएफ या अन्य बलों की मार्चिंग टुकड़ी में दिल्ली पुलिस। तो एक तो कौन सी है, जम्मू कश्मीर राइफल्स, एक दिल्ली पुलिस, इन्हें अवार्ड दिया गया। तो एक याद दो ये याद रखने। तो जम्मू कश्मीर पुलिस वाला, ये राइफल्स वाला, ये थोड़ा ज्यादा जरूरी रहेगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का हमेशा जरूर रहता है, जरूरी रहेगा ही रहेगा। तो चूंकि उत्तर प्रदेश ने टॉप किया और हमारी जो थीम थी वो ही सबसे जबरदस्त थी कि स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, और दिखाया क्या गया था, कुंभ दिखाया गया था, महाकुंभ। तो स्वर्ण, और इसी में अमृत कलश, संगम, ये सब चीजें दिखाई गई थी। तो थीम क्या थी, स्वर्णिम भारत विकास, विरासत और विकास। तो हमने टॉप किया है इसमें। दूसरी जो थी वो त्रिपुरा की थी, इसमें 14 देवी देवता दिखाए गए थे, और उसमें खारची पूजा जो होती है वहां पे उसे क्या किया था, दर्शाया गया था। तो खारची पूजा पूछ सकता है पेपर में। खारची पूजा जो चर्चा में रही है कहाँ पे होती है, तो त्रिपुरा में होती है खारची। अगला आंध्र प्रदेश का। अब ये पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य में इको फ्रेंडली लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं, या ऐसे पूछ सकता है एटिकोपक्का बोम्बालू क्या है। तो ये क्या है, लकड़ी के इको फ्रेंडली खिलौने हैं, मतलब जो डिग्रेड हो जाते हैं। तो एटिकोपक्का और बोम्बालू ये आंध्र प्रदेश के इको फ्रेंडली है, उन्हें भी ऐसे ही दर्शाया गया था झांकी में। तो इन्हें मिला है दोनों को। और जो मंत्रालय था वो लोकप्रिय मंत्रालय, इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय था, वो लोकप्रिय मंत्रालय बताया गया था। कौन सा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो ये दो तीन चीजें फेमस थी इसमें। अगला है तेलंगाना में क्या हुआ है, एक्सपीरियम पार्क बना है। अब एक्सपीरियम पार्क क्या है, तो इसे थोड़ा समझ लेते। ये है प्रकृति और वन्य जीव के लिए। तो प्राकृतिक जो प्रकृति है या प्राकृतिक संरक्षण प्लस वन्य जीव के लिए, ये वन्य जीवन के लिए ये बनाया गया है। यहाँ पे दूसरी चीज व्यवस्था क्या है, 25,000 यहाँ दुर्लभ पौधे दर्शाए गए हैं। दुर्लभ पौधों का क्या किया गया है, संरक्षण किया जा रहा है यहीं पे। तो ये इसके बारे में दो चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। और ये देखते हैं, तो एक्वा जो एक्सपीरियम है ये क्या है, प्राकृतिक और वन्य जीवन संरक्षण के लिए, और यहाँ 25,000 दुर्लभ पौधों को दर्शाया गया है। तो ये है, संरक्षण दिया जा रहा है कहाँ पे, तेलंगाना में। तो ये देखा। उसके बाद है भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर सोरेंग सिक्किम में। अब हम हमेशा से सुनते हैं जो सिक्किम है, वो सिक्किम हमेशा से क्या है, जैव जो जैविक राज्य है। जैविक राज्य का मतलब जैविक खेती के लिए जाना जाता है। जैविक खेती मतलब, जैविक खेती का मतलब जहाँ खाद यूज नहीं होती है, केमिकल्स यूज नहीं होते, वो होता है जैविक खेती। अब वही राज्य, पहला राज्य फिर से बन गया, इस बार जैविक मत्स्य पालन में बना है। अब जैविक मत्स्य पालन में क्या हुआ कि जहां मछली पालन होता है वहां कई सारे कीटनाशक उर्वरक डाले जाते हैं, ऐसे केमिकल्स यूज किए जाते हैं, क्योंकि कीटनाशक ऐसे कीटों को मार देना जो मछलियों को नुकसान पहुंचाते हैं, या मतलब जो प्राकृतिक रूप से खत्म रहेंगे तो मछलियां ज्यादा बन पाएंगी, या उर्वरक डाले जाते हैं कि मछलियों की ज्यादा वृद्धि हो जाए। ऐसी चीजें यहाँ बिल्कुल यूज नहीं की जाएंगी, और स्वच्छ और नेचुरल जो मछली पालन होगा वो देखा जाएगा। तो ऐसा करने वाला कौन सा पहला राज्य है, सिक्किम है। सिक्किम में जगह कौन सी है, सोरेंग है। तो इससे पर्यावरण का संरक्षण बढ़ेगा। तो ये देखा हमने। उसके बाद है जैसे नेटफ्लिक्स चलता है, amazon प्राइम चलता है, तो amazon प्राइम ये चलते हैं ना, वैसे ही किया गया बीएसएन भी अपना प्लेटफॉर्म ले आया, बीएसएनएल, इसका नाम है आई एफ टीवी। तो आई एफ टीवी इसका नाम है बीएसएनएल वाले का, तो ये याद रखना है। तो किसका है, बीएसएनएल का है। तो जैसे इसे बनाया गया स्काई प्रो और प्लेट जो प्ले बॉक्स टीवी करके है, इनके बीच में ये मतलब समझौते के द्वारा ये बनाया गया। स्पेशली इसमें क्या हो जाएगा, ये ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा सेवा प्रदाता बन जाएगा अब ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब जो टीबी के लिए। तो ये देखा। उसके बाद है पावर ग्रिड आयोजन। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो है उसके द्वारा ये आयोजित किया गया था ग्रिड कॉन 2025। ग्रिड कॉन, अब जो पावर ग्रिड
लिमिटेड है, ये सबसे बड़ा भारत का कॉरपोरेशन है। ट्रांसमिशन और वितरक है, तो ट्रांसमिशन मतलब बिजली इधर से उधर जाना और उसे वितरण करने का ये सबसे बड़ा संगठन है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये याद रखना है हमें। उसने कौन सा आयोजन किया है? ग्रिड कॉन 2025। तो ये वाली दोनों चीजें याद रखनी है इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट हुआ। उसके कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली में। उसके बाद जैसा कि हमने देखा था, ये पहले भी खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स है, विंटर गेम बर्फ में खेले जाते हैं, तो बर्फ वाले एरिया में अगर खेले जाएंगे तो कहाँ हो सकते? लद्दाख जम्मू वाले एरिया ही में हो सकते। तो इनका आयोजन जो शीतकालीन खेल का आयोजन हो रहा था, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख और उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में ही हमेशा आयोजित हो रहा है। तो इस बार कहाँ हुआ है 2025 का अगर पूछा जाएगा, तो 2025 का हुआ है लद्दाख वाले एरिया में। और लद्दाख ने ही क्या किया है, अभी 4 स्वर्ण जीत लिए हैं। तो 7 कुल पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण है। लद्दाख ये भी टॉप पे चल रहा है। वैसे ही पुरुष आइस हॉकी है, उसमें भारतीय सेना ने आईटीबीपी को हरा दिया है। मतलब ये सेना वगैरह भी ये खेलते हैं वहां पे, तो भारतीय जो सेना थी उसने आईटीबीपी को हरा दिया है आइस हॉकी में। बाकी लद्दाख टॉप पे है इस टाइम, तो ये याद रख सकते हैं इसमें। अगला है महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी, उस भगदड़ में 3 सदस्यीय गठित हुई है समिति। तो उसके अध्यक्ष कौन है? तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, इनका नाम है हर्ष कुमार। तो हर्ष कुमार इनका नाम है। बात है दुखी होने की, पर इनका नाम ऐसे पेपर में टिक लगाने के लिए रख सकते हैं। इनका नाम क्या है? हर्ष कुमार। उसके बाद है भारत नेपाल मैत्री महोत्सव। तो भारत और नेपाल के बीच क्या है? मैत्री महोत्सव है। अब भारत और नेपाल हमेशा से सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जुड़े रहे हैं, तो इनके बीच में मैत्री महोत्सव चल रहा है। 5 फरवरी से इसका आयोजन हो जाएगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैत्री महोत्सव में मेन क्या है? सांस्कृतिक चीजें। सांस्कृतिक चीजों में एक ही जगह है जो जोड़ी जाती है, वो है लुम्बिनी। तो भगवान का महत्वपूर्ण बुद्ध का जन्म स्थान है, तो वहां पे सांस्कृतिक स्थल पे ये चीजें और जोड़ी जाएंगी। साथ ही साथ यात्रा मार्ग होगा, जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध ने यात्रा की थी। और ये सारे लोकेशन वही हैं जहाँ उत्तर प्रदेश का वो एरिया जो कहाँ से लगा है, ये वाला एरिया जो नेपाल से लगा है। तो महाराजगंज, कुशीनगर, बलराम, श्रावस्ती इसी एरिया में सब मिलेंगे। महाराज, कुशीनगर, श्रावस्ती, बलराम और पीलीभीत वगैरह, तो इन एरिया में ही ये समाप्त होगी यात्रा। तो पूरब से चल के पश्चिम तक की समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे देखो पीलीभीत सबसे इधर की तरफ पड़ेगा, पश्चिम में। बाकी महाराज, कुशीनगर, बलराम, श्रावस्ती, बहराइच इधर से ऐसे चलेंगे। तो ये है यात्रा पूरी। उसके बाद है दुधवा। दुधवा टाइगर रिजर्व में दुर्लभ ग्रे हेड ईगल मिला है। ये क्यों पढ़ रहे हैं ग्रे हेडेड ईगल? क्योंकि ये बिल्कुल विलुप्त की कगार पे है, ग्रे हेडेड ईगल। तो ये देखा है भारत में, तो मतलब कहाँ पे? और स्पेशली यूपी में दुधवा वाले एरिया में। तो ये इस वजह से ये चर्चा में चल रहा है। अब दुधवा की बात करें, दुधवा टाइगर रिजर्व की, तो ये नेपाल की सीमा से लगा है, वही एरिया जो अभी हमने देखा लखीमपुर खीरी के आसपास वाला एरिया। तो यहाँ पे ये दुधवा किस लिए जाना जाता है? तो भारतीय बाघों के लिए जाना जाता है। कौन से? भारतीय बाघ जो टाइगर होते हैं, तो भारतीय बाघों के लिए जाना जाता है ये स्पेशली। तो वहीं पे ये ईगल देखा, ये मछली वगैरह को खाता है। अगला है बद्री नारायण को कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार मिला है। तो बद्री नारायण को कन्हैया लाल सेठिया मिला है। हिंदी साहित्य का पुरस्कार है, और हिंदी में योगदान देने वाले लोगों को ये काफी मिलता है। तो कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार मिला है इन्हें, नारायण को। इनके सच सुने कई दिन हुए और ऐसे कई सारे इनकी किताबें हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है महाप्रलय की घड़ी 1 सेकंड और आगे बढ़ी है। तो हुआ क्या है? डूम्सडे होता है एक, डूम्सडे। तो डूम्सडे क्या है? जिस दिन प्रलय आएगी, तो इसे कहा गया है डूम्सडे क्लॉक। मतलब एक प्रतीकात्मक है, ऐसा होता नहीं है ना किसी को पता है, एक प्रतीकात्मक ये घड़ी है। प्रतीकात्मक है, जो दुनिया के विनाश को करीब ले हम मतलब विनाश के करीब जा रही है उसे दर्शाती है। तो बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो उसमें बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट जो लिखा है, उसके अनुसार डूम्सडे क्लॉक अब आधी रात से 89 सेकंड पहले, मतलब क्या है, 1 सेकंड कम हो गया है, मतलब बढ़ गया है, ऐसा कह सकते हैं कि ये 89 सेकंड रह गए। मतलब ये क्या है कि स्थापित की गई थी, कि ताकि क्या है कि कभी डूम्सडे आएगा तो मानव अस्तित्व में खतरे को है। तो दुनिया की बढ़ती जो परमाणु, एक तो परमाणु युद्ध बढ़ रहे हैं, उसके बाद जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो वो जो 90 सेकंड थे इसके पहले सेट किए गए थे, वो 89 सेकंड कर दिए गए हैं। तो अब कम हो गया ना 89, कभी 88 रहेगा, कभी फिर जीरो हो जाएगा, उसी दिन डूम्सडे मान लेंगे। तो हालांकि ये प्रतीकात्मक है, तो इसमें 1 सेकंड का भी हेरफेर हुआ है। मतलब 90 से अब कहाँ पे आ गए? 89 पे आ गए। 1947 में ये बनाई गई थी। तो ये याद रखना है। तो अगला इसके बाद है कि एनुअल जो स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, तो एक असर रिपोर्ट आती है हर साल, नाम ही है इसका असर रिपोर्ट। और ये प्रथम एक इंस्टीट्यूट है एनजीओ टाइप का, वो है निकालता है एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो भारत ये असर रिपोर्ट
अब असल में प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा भी रहती है वैसे भी। क्यों? क्योंकि ये जो वन लाइनर में पूछ लेगा कभी असर रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो भारत में एजुकेशन सिस्टम पे सबसे बड़ी रिपोर्ट यही आती है। जो जो शिक्षा है उसके प्रत्येक स्तर पे एक तो ये रिपोर्ट निकालते हैं। तो नामांकन से लेकर, एक तो नामांकन होता है जब एडमिशन होगा, उससे लेकर बुनियादी शिक्षा जो होती है, बेसिक शिक्षा, उस सारे प्रयास जो किए जाते हैं बेसिक स्तर पर, उन सबका रिपोर्ट देती है। इसमें बताया गया कि 2018 में 95% बच्चे नामांकित हुए थे, मतलब इनका एडमिशन हुआ था। 24 में 98.1% हो गए, 98.1%। वैसे ही यहाँ पे बता दिया तीसरी कक्षा में ज्यादा बच्चे अब किताबें पढ़ पाते हैं। उसके बाद ज्यादातर बच्चों के पास, 90% बच्चों के पास ऐसा है कि स्मार्टफोन है। तो ये सारे इसमें डाटा दिए गए। तो एनुअल रिपोर्ट इसमें बस इतना है कि अभी ये रिपोर्ट असर निकालता है। और असर मतलब असर एक रिपोर्ट है, वो कौन निकालता है? प्रथम इंस्टीट्यूट एक निकालता है। और ये कौन सी शिक्षा से मेनली है? प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। क्योंकि इसमें ज्यादातर कौन सी चीज है? थर्ड और शुरुआत के एडमिशन ही है। अगला जो आज का लास्ट आर्टिकल है वो है इसरो का 100वां मिशन। तो आज हमने सुबह वाली वीडियो में, कल वाली वीडियो में भी इसकी खूब चर्चा की थी। तो इसरो का क्या हुआ है? ये 100वां मिशन है, तो बड़ी बात है कि नहीं है? तो इसरो जब बना था 69 में, 1969 में, उसके 10 साल बाद उन्होंने 79 में पहला उपग्रह लॉन्च किया था। 80 में पहला सफल किया था, जैसे नाम क्या दिया था? रोहिणी। उसी के बाद से ये लगातार परंपरा चल रही है और अब इसरो ने 100वें लक्ष्य की उपलब्धि प्राप्त की है। इसका नाम है NVS-2। NVS-2 का मतलब क्या हुआ? जो NVS श्रृंखला का दूसरा है। दूसरा कैसे? नाविक एक सिस्टम है जो अपना GPS सिस्टम है, कल हमने पढ़ा था। ये 1500 किलोमीटर भारत के चारों तरफ का क्या करता है? मैपिंग करता है 1500 किलोमीटर की। तो इस उपग्रह में ही सिस्टम के लिए एक अन्य नया अपडेटेड ये उपग्रह भेजा गया है, NVS-02। तो ये बस वही है ये चीज। कहाँ से भेजा गया है? सतीश धवन, जो श्रीहरिकोटा में, यहीं से उपग्रह जाते हैं ज्यादातर। तो ये है अपने यहाँ सतीश धवन में ही से सब लॉन्च होते हैं। तो ये है। उसके बाद है NVS-02 है। अभी इसरो के प्रमुख कौन है? बी नारायणन है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट भी आ सकती है। तो 29 जनवरी 2025 है। और जो लॉन्च के लिए रॉकेट होता है, जो हम GSLV यूज तो करते हैं, GSLV का कौन सा वर्जन था ये? तो F जो 15 था वो इसका GSLV का था। GSLV एक रॉकेट होता है, तो हम ये पढ़ चुके हैं। तो इसका 15वां ये रॉकेट था। तो ये हुआ आज का 30 जनवरी का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है।